हेलो बच्चों, क्लास 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री में एक लेक्चर हम लोगों का हो गया है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हमने देख लिया है। आज की क्लास में हम देखेंगे न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, न्यूक्लियस की खोज कैसे हुई, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स और आइसोस्टर्स क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग देंगे आज सभी कोई, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज तो हो गई, लेकिन एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी रहता है, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो हेडिंग देंगे, कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक, और ये 1930 से 40 के बीच का बात है, लगभग 32-33 के आसपास का बात है। एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, बट इसी के आसपास न्यूट्रॉन की खोज हुई है। डेट याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है यहाँ पर, है ना। तो जेम्स चैडविक 1932 के आसपास, 1939 मुझे लगता है, 35 के आसपास जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तभी न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। तो जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया। कैसे किया? तो उन्होंने बॉम्बार्डमेंट कराया। बॉम्बार्डमेंट का मतलब होता है बमबारी। किसका बॉम्बार्डमेंट कराया? बेरिलियम का और बोरॉन का। किसके साथ? तो हीलियम के साथ, अल्फा पार्टिकल के साथ। देखिए, यह एक बेरिलियम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। ये बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, ठीक है, एटॉमिक मास 9। जब इसका बॉम्बार्डमेंट कराया गया, बमबारी कराया गया हीलियम के साथ, ठीक है, देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, बॉम्बार्डमेंट कराया गया। बॉम्बार्डमेंट का मतलब होता है बच्चों बमबारी कराना, जोर से दोनों को कोलाइड करवाया गया आपस में। कैसे टकराया जाता है सर? तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है जो किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करके फेंकने के काम आता है। ये जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो आपको साइक्लोट्रॉन पढ़ना है, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन की मदद से किसी भी पार्टिकल को, एक साइक्लोट्रॉन इधर से फेंका होगा बेरिलियम के पार्टिकल को, एक साइक्लोट्रॉन इधर से घुमा के फेंका होगा हीलियम पार्टिकल को, एक ही लाइन में। जब दोनों एक लाइन में आकर जोर से टकराए होंगे तो उसी को कहा गया बॉम्बार्डमेंट कराया गया। तो बेरिलियम को हीलियम के साथ बॉम्बार्डमेंट कराया गया। तो देखिए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नीचे वाला को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एक नया पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ, कार्बन का एटम था वो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12। अब देखिए, 4 इसका और 2 इसका, 4 और 2 मिलकर 6 तो हो गया, कोलाइड किया तो 9 और 4, 9 और 4 कितना होना चाहिए? 13। लेकिन कितना बना कार्बन? 12 आइसोटोप वाला कार्बन बना, जिसका एटॉमिक मास 12 है। तो 9 और 4 13 होना चाहिए, तो 12 ही हुआ। तो देखा उन्होंने एक और एक्स्ट्रा पार्टिकल जो है वो निकला, जिसका एटॉमिक नंबर तो कुछ नहीं लेकिन इसका मास 1 था। ये जो एक्स्ट्रा पार्टिकल जो बाहर निकला, इसी का नाम जेम्स चैडविक ने दिया न्यूट्रॉन। उन्होंने कहा कि जब बेरिलियम और हीलियम को टकराए तो 4 और 2 6, 9 और 4 13 होना चाहिए, पर ये तो कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है। एक एक्स्ट्रा पार्टिकल भी एटम के अंदर होता है, और वो एक्स्ट्रा पार्टिकल क्या था? न्यूट्रॉन। ये आपके पास क्या लिया गया है? बेरिलियम, और ये आपके पास क्या लिया गया है? हीलियम। बेरिलियम और हीलियम जब आपस में कोलाइड किए हैं, जोर से कॉलिजन हुआ है, तो क्या निकल के आया है? कार्बन का एटम प्रोड्यूस हुआ, और साथ ही साथ एक नया पार्टिकल निकल के आया जो एटम के अंदर ही पाया जाता है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम के अंदर पाए जाने वाला पार्टिकल, इसीलिए इसको कह रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन। इस प्रकार न्यूट्रॉन की खोज हुई।
एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास 11, और इसी प्रकार इसको हीलियम के साथ बॉम्बार्डमेंट कराया गया, है ना, बॉम्बार्डमेंट कराया गया तो 5 और 2 7, नाइट्रोजन निकल के आया एटॉमिक नंबर 7, और इसका एटॉमिक मास 14। अब देखिए 11 और 4 तो 15 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 14 हो रहा है। इसका मतलब फिर से एक नया पार्टिकल एमिट हुआ जिसका मास 1 प्रोटॉन के बराबर था, और इसीलिए ये जो नया पार्टिकल था लगभग 1 प्रोटॉन के बराबर इसका मास था। ये जो एक्स्ट्रा पार्टिकल निकल रहा है यही है न्यूट्रॉन। ये क्या है? तो नाइट्रोजन का एटम है। क्या है ये? नाइट्रोजन का एटम है। ये क्या है? हीलियम है। और ये क्या है? बोरॉन। बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। और इस प्रकार न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो इसको भी कहीं लिख लीजिएगा कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ? जेम्स चैडविक के द्वारा। तो बॉम्बार्डमेंट कराया गया इन पार्टिकल्स का। ठीक है, नोट डाउन करिए, ज़्यादा कुछ है नहीं ये। तो अब आपको समझ में आ गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। अब आते हैं, अभी न्यूक्लियस का खोज नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हो गया है, अब हम न्यूक्लियस का खोज बाकी रह गया, रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड के बारे में भी बात करेंगे। रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन उसको समझने के लिए अल्फा पार्टिकल की ज़रूरत है, इसीलिए पहले अल्फा पार्टिकल समझेंगे, उसके बाद रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे आइसोटोप, आइसोबार क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है। इसको नोट डाउन करिए। हो गया ये? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आप लोग लिखेंगे हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हेडिंग देंगे हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है? इन एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है। स्पीसीज का मतलब बायोलॉजी में प्रजाति होता है, लेकिन अगर केमिस्ट्री में कहीं स्पीसीज लिखा गया है तो स्पीसीज का मतलब केमिस्ट्री में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या आयन भी हो सकता है। अगर कहीं स्पीसीज लिखा है तो स्पीसीज का मतलब क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड किया जाता है। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई एक एलिमेंट है x। x क्या है आपके पास? मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है, एनी एलिमेंट, और ये x जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर भले ही A से शुरू होता हो पर उसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ऊपर में उसका एटॉमिक मास या उसका मास नंबर कह सकते हैं कि होता है। एटॉमिक मास को या मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक एलिमेंट है सोडियम। ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का नाम है सोडियम। क्या नाम है? नेओबियम। सोडियम एक ग्रीक वर्ड है, सोडियम, नेओबियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। ये जो आप 11 देख रहे हैं ये सोडियम का एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर है। और ऊपर में जो 23 देख रहे हैं ये सोडियम का एटॉमिक मास कह लीजिए, या इसी को आप मास नंबर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मास नंबर भी कह सकते हैं। ये पता चल गया आपको। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता रहेगा तभी आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल पाएंगे। इसको नोट डाउन करिए। मान लीजिए x को एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर नीचे है, z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर ऊपर है, उसको एटॉमिक मास भी कहते हैं, उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, एक एग्जाम्पल लिया सोडियम का। सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास 23 है। और
कैसे यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ध्यान से, अब आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उस एटम के सेंटर में यानी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की संख्याओं को दर्शा रहा होता है। एटॉमिक नंबर क्या है, ये एटॉमिक नंबर होता क्या है, तो किसी एलिमेंट के एटम के सेंटर में न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की संख्याओं को दर्शा रहा होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर कोई न्यूट्रल स्पीसीज है, अगर उस पर कोई प्लस या माइनस का चार्ज नहीं है, तब इस केस में आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि उस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर है, उसकी ये थ्योरी है, अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही होगा जितना उसका एटॉमिक नंबर है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस और प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है। तो जितना उसका एटॉमिक नंबर रहेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर देख करके आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाल लीजिएगा। अगर कभी न्यूट्रॉन निकालना हो, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, ये हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, अभी शॉर्ट में बता रहे हैं। मास नंबर जो आपके पास है, जिसको हम लोग ए कहते हैं, इसमें माइनस कर दीजिए। क्या माइनस कर दीजिए, तो मास नंबर में आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, जेड को माइनस कर दीजिए। तो मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, 23 में से 11 को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को देखकर बता देना है, और न्यूट्रॉन कैसे बताना है, तो मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस करके न्यूट्रॉन बताना है। इसको भी नोट कर लीजिए, थ्योरी है ये। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलें आगे, देखो अब आगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग स्पीसीज। दिए गए स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। पहला एग्जांपल सोडियम से ही लेते हैं। मान लीजिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23 है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इस पर कोई प्लस माइनस का चार्ज नहीं है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर के बराबर इसका इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। न्यूट्रॉन निकालना है तो 23 में से 11 घटा देंगे तो 12। इस प्रकार इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उतना ही होगा जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, यानी उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, तो 23 में से 11 घटा दीजिए, 12 न्यूट्रॉन निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए क्लोरीन है 17 और 35.5 होता है एवरेज। देखिए क्लोरीन का 35.5 होता है, ध्यान समझिएगा। लेकिन सर यहाँ 35 क्यों ले रहे हैं, पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है 35.5 होता क्यों है। देखिए क्लोरीन के दो आइसोटोप्स प्रकृति में पाए जाते हैं, 35 और 36। अब मान लीजिए कि क्लोरीन जो है ना 34, 35, 36 इस तरह के। अब एक 1735 भी प्रकृति में पाया जाता है मान लीजिए, है ना, और 1736 भी पाया जाता है। तो जो पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है, उस पीरियोडिक टेबल में दोनों क्लोरीन को जगह तो दिया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, 35 और 36 दोनों एटॉमिक मास को जोड़कर एवरेज निकाल दिया जाता है। तो देखिए 35 और 36 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60, 6, 5, 11, 71 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज निकालेंगे तो 35.5 हो जाता है। और इसीलिए पीरियोडिक टेबल में 35.5 लिखा जाता है। समझ में आया, यानी पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मास रहता है वो एक्चुअल में एवरेज एटॉमिक मास रहता है। उस एलिमेंट के जितने भी प्रकृति में आइसोटोप्स पाए जाते हैं, उन सारे आइसोटोप्स का एटॉमिक मास का एवरेज रहता है वो एटॉमिक मास। इसीलिए वो फ्रैक्शन में हो सकता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का एक ही एलिमेंट दिखा सकता है टेबल में, और एक से अधिक आइसोटोप प्रकृति में पाए जाते हैं, तो दोनों को दिखाना संभव नहीं है। इसलिए इन दोनों के
का एवरेज, अगर 3 है तो तीनों का एवरेज निकाल के एटॉमिक मास जो बीच का आएगा उसको रखा जाता है पीरियोडिक टेबल में। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये 35.5 कैसे आया, लेकिन हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो 35 के हिसाब से करेंगे। तो बताइए इसके पास हमको अगर निकालना है कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो कैसे निकालेंगे भाई। तो देखिए आप लोग जो निकाले हैं वो ठीक ही निकाले हैं, इसके पास कोई प्लस या माइनस का चार्ज नहीं है, यानी जितना इसका एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन भी इसके पास 17 हो जाएगा। और अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो 35 में 17 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। ये इसका न्यूट्रॉन निकल कर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है, सपोज ये हो गया एटम का निकालना, आप जान गए। अब मान लो किसी आयन का आपको निकालना है, सपोज दैट Na+ का निकालना है। आपसे पूछ दिया गया कि Na+ का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताइए। तो अगर किसी के पास प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज है, इसका मतलब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, अपना उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लिबरेट किया है, देने से प्लस चार्ज आता है। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23 होता है, तो कायदे से इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 होना चाहिए था, परंतु प्लस चार्ज है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे क्योंकि देने से कम हो गया, इलेक्ट्रॉन 10। प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और न्यूट्रॉन की संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेंटर पे होते हैं, भारी होते हैं, इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कभी भी घटती बढ़ती नहीं है। प्लस या माइनस अगर चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रॉन को आपत्ति है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ सकती है, बदल सकती है, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, कि इलेक्ट्रॉन ही बाहर में रहता है, सेंटर में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान संभव है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होने के कारण। और दूसरा बात यह भी है कि जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन खरगोश है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समझ लीजिए गैंडा है, राइनोसेरस है। इतना ज़्यादा वजन में डिफरेंस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, लगभग 1850 गुना ज़्यादा भारी होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है। इसीलिए प्लस या माइनस चार्ज अगर है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी या बढ़ेगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमको Cl- का निकालना है, सपोज Cl- का, तो अगर किसी के पास माइनस चार्ज है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसके पास कायदे से इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था 17, लेकिन एक माइनस का चार्ज है मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, तो अब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18। अगर प्लस रहेगा तो उतना इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिएगा, माइनस रहेगा तो उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिएगा। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो 17 ही रहेगी। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 35 में से 17 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 18। प्लस या माइनस से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कोई मतलब नहीं है, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन करिए। पहला, दूसरा, ये तीसरा है आपके पास सोडियम आयन, और चौथा आपके पास है क्लोरीन आयन, Cl- क्लोराइड आयन। इसको भी कहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ सकती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्लस या माइनस देखकर घबराना नहीं है। नोट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिखिए, उसके बाद आगे चलिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मान लीजिए ये तो हो गया एटम का, निकाल लिया आपने। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं आगे। जितना बात आपको बताया गया है वो यहाँ पे समराइज कर दिया है, देख लीजिए एक बार सारा चीज़।
अभी तक इतना सारा बात बताया गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक जितना बात आपको बताया गया है वो सब यहीं पर इकट्ठा है, एक जगह मैंने शॉर्ट थोड़ा छोटा करके कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आसानी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल पाएंगे। ठीक है, चल रहे हैं आगे। इसके बाद देखो बच्चों, चल देखिए, देखिए आगे। अब मान लीजिए हमको न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालना है आगे, तो कैसे निकालेंगे? कुछ बड़ा स्पीसीज का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, आयन का बेसिकली पूछा जाता है। मान लीजिए आपके पास है एक इलेक्ट्रॉन दिया गया NH4 प्लस, हमको निकालना है NH4 प्लस का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल आपको दे दिया गया NH4 प्लस, और NH4 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल प्रोटॉन कितना है और टोटल न्यूट्रॉन कितना है, ये निकालने के लिए दे दिया गया। तो परेशान नहीं होना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखकर परेशान नहीं होना है, इसका कैसे निकालना है। तो अलग अलग इसको बारीकी समझेंगे। देखिए, नाइट्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, तो हाइड्रोजन 4 बार लिख लीजिए। एकदम गधे हैं तो भी कैसे बनाएंगे वो देखिए। नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, 1 1 1 1। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है। अब हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर नीचे वाला जितना होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है। तो भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, यानी नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन, फिर से इस हाइड्रोजन की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर से इस हाइड्रोजन की वजह से 1, और फिर से इस हाइड्रोजन की वजह से 1। इस प्रकार नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हुआ, और हाइड्रोजन 4 है, इसलिए हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, प्लस चार्ज भी है बच्चों। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, तो देने से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस भी तो होगा, तो 1 + 1 1 - 1 कट जाएगा, बचेगा कितना? 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन। यानी पूरे NH4 प्लस के पास, प्लस जो है ना वो किसी एक पे नहीं है, इस पूरे NH4 पे 1 प्लस लगा हुआ है, ऐसे समझिएगा। ये 1 प्लस जो है वो पूरे NH4 पे 1 प्लस है, तो प्लस का मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, इसलिए 1 माइनस कर दिए। प्रोटॉन की संख्या निकालना है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन रहता है, 7, और 4 हाइड्रोजन की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चारों के पास। तो इस प्रकार प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। प्लस या माइनस देख करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो डिसाइड होता नहीं है। अब इसी प्रकार न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे, तो नाइट्रोजन का 14 में से 7 गया, न्यूट्रॉन देखो कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाए तब आया 7 न्यूट्रॉन। ये मत समझना 7 कहाँ से आ गया, सो घटाने के बाद आया है। प्लस 1 में से 1 गया तो 0, प्लस 1 में से 1 गया तो 0, प्लस 1 में से 1 गया तो 0, प्लस 1 में से 1 गया तो 0। इस प्रकार सिर्फ नाइट्रोजन के पास ही न्यूट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो कोई पूछेगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट बताइए जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। इसीलिए हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है प्रोटियम, जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। बाकी दूसरे आइसोटोप्स पे होता है, पर प्रोटियम के पास नहीं होता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप बड़ी सरलता से निकाल सकते हैं, किसी भी आयन का देगा तो। अब मान लो इसी प्रकार हमने आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया, SO4 2-, और हमने आपसे पूछा कि इस SO4 2- के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, ये निकाल के बताइए। इसको कहा जाता है सल्फेट आयन। तो परेशान नहीं होना है, इसमें देखना है कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं सल्फर है और ऑक्सीजन 4 बार है, 3 4। आप जानते हैं सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का 8 16, इसका भी 8 16, इसका भी 8 16 है ना। इस प्रकार से
ये आपको पहले कहीं लिख लेना है फटाफट। अब बताइए इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 यानी 16 इलेक्ट्रॉन, और 8 8 8 8 4 बार, तो +8 +8 +8 +8। अच्छा 2 माइनस चार्ज है, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ भी देंगे। नहीं तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 और 10 42 6 48 और 2 50 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया SO4 2 माइनस के पास, एक मॉलिक्यूल के पास, एक आयन के पास। इसी प्रकार प्रोटॉन निकालेंगे तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 16 +8 +8 +8 +8। बताइए कितना हो जाएगा, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है प्रोटॉन को, तो 8 4 are 32 32 and 10 30 42 42 and 6 48, यानी प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 48 प्रोटॉन्स। इस पूरे मॉलिक्यूल के पास, पूरे आयन के पास 48 प्रोटॉन्स हैं। इसी प्रकार न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 32 में 16 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा। 16 में 8 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब तुम समझ नहीं रहे हो तो तुम गधे हो। मैं यहाँ 8 कहाँ से लिख रहा हूँ, घटाने के बाद लिख रहा हूँ। 16 में से 8 गया तो 8, 16 में से 8 गया तो 8, 16 में से 8 गया तो 8। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, उतना ही न्यूट्रॉन भी हो जाएगा, यानी 48 न्यूट्रॉन्स यहाँ टोटल प्रेजेंट हैं। इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, और साथ ही साथ हमने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है। किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी आयन का कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 2 बातें हमने सीखा। ठीक है, चलिए तो इसको नोट डाउन करिए। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। इसको नोट डाउन करिए।